दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 यानी वित्त वर्ष 2026-27 का बजट देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किया जा चुका है। यानी आज से 2 दिन पहले आम बजट पेश किया जा चुका है 2026-27 का। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए, कई सारी चीज़ें सस्ती हुई, कई चीज़ें महंगी हुई। लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स में कुछ राहत मिल जाएगी। अभी तक जो 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है, इसे बढ़ा करके सरकार 15 लाख रुपए टैक्स फ्री कर देगी। या फिर पीएम किसान योजना की जो राशि अभी तक साल में सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपये वार्षिक मिलती है, सरकार इसे बढ़ा करके 8,000, 10,000 या फिर 12,000 रुपये जरूर कर देगी। क्योंकि 2019 में जब इस योजना को शुरू किया गया था तब तो 6,000 रुपये अमाउंट ठीक था, लेकिन आज की महंगाई के हिसाब से योजना को शुरू किए हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे में महंगाई के हिसाब से पीएम किसान योजना की राशि भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है किसानों की फसलों में आने वाली जो लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिर चाहे वो खाद की कीमत हो, बीज की कीमत हो, लेबर कास्ट हो या अन्य जो भी खर्च आते हैं फसलों को तैयार करने में, उनकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में किसान उम्मीद कर रहे थे कि पीएम किसान योजना की राशि निश्चित रूप से इस बजट में बढ़ाई जाएगी। अभी जो नया टैक्स बिल आया था पिछले वर्ष, सरकार ने कहा है इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा। यानी जो न्यू टैक्स एक्ट है, जो न्यू टैक्स बिल है 2025, इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के ट्रांजैक्शन पर भी इसका असर पड़ने वाला है। इनकम टैक्स के कई सारे रूल्स चेंज हुए हैं, बैंकिंग के कई रूल्स चेंज हुए हैं, कई लिमिट चेंज हुई हैं कि आप सेविंग अकाउंट में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं, आप यूपीआई के माध्यम से एक फाइनेंशियल ईयर में कितना सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं, एक वित्त वर्ष में आप कितने रुपए की एफडी कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो वहाँ पर आप कितना कैश ले सकते हैं, तो वो कितना पेमेंट अपना ऑनलाइन मोड के माध्यम से एक फाइनेंशियल ईयर में कर सकता है, कितना कैश की फॉर्म में कर सकता है, इसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में आगे देने वाले हैं। साथ ही सिंगल डे के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाली है कि जो बिल पेश हुआ है, जो बजट पेश हुआ है, इसके बाद जो नया टैक्स बिल लागू होने जा रहा है, इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, आपको कितने ट्रांजैक्शन करने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप गलती से जो लिमिट बनाई गई है उन लिमिट को क्रॉस करते हैं, चाहे वो यूपीआई की लिमिट हो, पर डे वाली लिमिट हो, या बैंक में फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट विड्रॉल करने की लिमिट हो, यूपीआई की लिमिट हो, अगर आप इनको गलती से भी क्रॉस करते हैं, जाने अनजाने में क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर हैवी पेनाल्टी इंपोज हो सकती है, जो कि 100% तक हो सकती है। जी हाँ, जितने का आपने ट्रांजेक्शन किया है, अगर वो ट्रांजेक्शन आपका अनएक्सप्लेन में जाता है तो आपके ऊपर जो पेनाल्टी बनेगी वो 100% तक हो सकती है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल से एक एक चीज़ को समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। आज के समय में मोस्टली लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे उन्हें कहीं शॉपिंग करनी हो, कोई वस्तु खरीदनी हो, वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे में क्या गाइडलाइन बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप एक वित्त वर्ष में अगर आप अपना जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है उसका पेमेंट आप कैश के माध्यम से करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, इस बीच के एक साल को एक वित्त वर्ष या एक फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। और इस बीच में आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं इसे फाइनेंशियल ईयर में काउंट किया जाता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपने इतने ट्रांजैक्शन किए हैं। तो उसी तरह से अगर आप एक वित्त वर्ष में अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान एक फाइनेंशियल ईयर में कैश में 1 लाख रुपए से ज़्यादा कर देते हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है। वहीं अगर आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट, और ये आपका जो अमाउंट है 10 लाख रुपए को क्रॉस करता है एक वित्त वर्ष में, उस दशा में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन की कि अगर आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं तो सिंगल डे में आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं एक दिन के लिए। भले ही आपके 4 बैंकों में सेविंग अकाउंट है, 8 बैंकों में सेविंग अकाउंट है, तो आखिर उनकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, एक दिन में आप सभी बैंकों से पैसा विड्रॉल करें या फिर एक बैंक से ही पैसा विड्रॉल करें, तो अधिकतम आप कितना पैसा विड्रॉल करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, उसके लिए जो लिमिट बनाई गई है वो है 2 लाख रुपए। आप चाहे सभी बैंकों से विड्रॉल करिए या फिर एक बैंक से विड्रॉल करिए, अगर आप 2 लाख रुपए तक कैश विड्रॉल करते हैं एक दिन में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप एक दिन में कैश विड्रॉल करते हैं, चाहे आप एक सेविंग अकाउंट से या आपके सभी सेविंग अकाउंट से,
क्योंकि आपका जो पैन नंबर है वो आपके सभी सेविंग अकाउंट से अटैच है। ऐसे में मान लीजिए आप 5 लाख रुपए एक दिन में अपने सेविंग अकाउंटों से विड्रॉल करते हैं, चाहे सिंगल अकाउंट से करें या आपके 4 सेविंग अकाउंट हैं उन सभी से आपने विड्रॉल किया है, तो उस दशा में क्या है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है बैंक खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा, ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन इस अकाउंट से किया जा रहा है, इस पैन नंबर पर किए जा रहे हैं। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, आपसे जवाब मांग सकता है कि इतना कैश आप क्यों विड्रॉल कर रहे हैं, पैसा आप कहाँ ले जा रहे हैं। उस दशा में अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और आप सभी को पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं इतने सरल इतने सीधे होते नहीं कि आप उन्हें कुछ भी वर्बली समझा देंगे और वो मान जाएंगे। हर चीज़ का उन्हें प्रूफ चाहिए, हर चीज़ का उन्हें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए। आपको उन्हें डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ देना होगा कि ये पैसा मैंने इस काम के लिए निकाला था और आप लोग देख लीजिए डॉक्यूमेंट है मेरे पास इस काम के, मैंने यहाँ पर इस पैसे को खर्च किया है, तो आप बच पाएंगे। अदरवाइज आपका कैश अनएक्सप्लेन में जाएगा, आपका ट्रांजेक्शन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में काउंट किया जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होंगी। और वही सेम चीज़ होती है डिपॉजिट करने के लिए कि आप सिंगल डे में 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट मत करिए। आप चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट हो या आपके 4 सेविंग अकाउंट हो, आपको एक दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं करना है। आप एक दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करेंगे तो भी आपका जो ट्रांजेक्शन है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में चला जाएगा, और फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपको मिल सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। आपको ज़्यादा कैश डिपॉजिट करना है तो आप 2 लाख आज जमा कर दीजिए, 2 लाख कल जमा कर दीजिए, 2 लाख उसके अगले दिन जमा कर दीजिए। इस तरह से आप जमा करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इकट्ठे अगर आप 5 लाख 10 लाख एक दिन में जमा करेंगे तो आपको नोटिस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं यूपीआई की, कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई कितना करें, कितना आप सेंड करें यूपीआई से, कितना रिसीव करें, ताकि आपको नोटिस ना मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का। जैसा कि आपने पिछले वर्ष देखा होगा तमिलनाडु में एक पानीपुरी वाले को जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल गया था। तो आखिर कितना आप लोग ट्रांजेक्शन करें ताकि आपको नोटिस ना मिले। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहीं नहीं लिखा है कि आप इतना ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो फिर आपको नोटिस मिल जाएगा। हालांकि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से तो लिखा गया है कि अगर आप कोई सेवा प्रोवाइड करते हैं यानी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस दशा में अगर आपके खाते का जो टर्नओवर है वो 20 लाख को क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है। अगर नहीं लेते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में। वहीं अगर आप कोई गुड्स सेल करते हैं यानी आप कोई वस्तु बेचते हैं, उस दशा में अगर आपकी ट्रांजेक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपए को क्रॉस करती है तो भी जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। अदरवाइज आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर आगे भविष्य में पेनल्टी इंपोज हो सकती है। तो कुल मिलाकर के इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर बैंक की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कोई ये गाइडलाइन नहीं बनाई गई है कि आप यूपीआई से कितना पैसा ले सकते हैं या फिर यूपीआई से आप फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा सेंड कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो जीएसटी डिपार्टमेंट है इनकी तरफ से जो लिमिट बनाई गई है 20 लाख रुपए की, कि आप कोई सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं तो 20 लाख से ज़्यादा आपका टर्नओवर अगर गया तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। तो आप लोग ध्यान रखिए, इसी लिमिट को आप लोग मान करके चलिए कि आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में सेंड मत करिए और 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में आप रिसीव मत करिए अपने यूपीआई से, क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट है आपके पर्सनल यूज के लिए है और उसमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन तो कतई मत करिए। आपको अगर बिजनेस का ट्रांजेक्शन करना है, मैं देखता हूँ लोग अपनी दुकान पर अपनी सेविंग अकाउंट का ही अपना स्कैनर लगा देते हैं और उसी में वो पैसा लेते रहते हैं। ये आप लोग बहुत बड़ी दिक्कत कर रहे हैं, बहुत बड़ी दिक्कत भविष्य में आपके साथ हो सकती है, बहुत गलत काम है। क्योंकि जब कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा तो आपसे एक एक ट्रांजेक्शन का हिसाब मांगेगा और फिर आप हिसाब उनको दे नहीं पाओगे। आप कहोगे मेरी ये सेल है, वो मानेगा नहीं, उसे लगेगा आपका सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट का मतलब है आपकी जो बचत है आप उसमें रखोगे, तो ये आपकी इनकम हुई। और फिर अगर वो आपकी इनकम मान लेगा पूरे पैसे को तो फिर आपके ऊपर लंबी पेनल्टी बनेगी, आप टैक्स पेयर के दायरे में आ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन है आप उसके लिए अपना एक करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जीएसटी ले तब खुलेगा, आप अपने पैन कार्ड पर सेल्फ अपना करेंट अकाउंट ओपन करा लीजिए। उसकी लिमिट 50 लाख होती है, उससे आप ट्रांजेक्शन करिए, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट से अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन करेंगे तो भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो ध्यान रखें, 10 लाख से ज़्यादा एक वित्त वर्ष में आप सेंड ना करें और 10 लाख से ज़्यादा आप रिसीव ना करें, तो आप बचे रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितने रुपए की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करें ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाइडलाइन बनाई गई है कि अगर आप कैश जमा करके एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है। ध्यान रहे, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप एक वित्त वर्ष में कैश जमा करके, मैं सिर्फ यहाँ पर कैश की बात कर रहा हूँ, पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पहले से पड़ा है, उसकी आप एफडी कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट की भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जमा करके एफडी करते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उस दशा में आप कितना पैसा सामने वाले को दे सकते हैं या फिर उससे ले सकते हैं टोकन मनी के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, इसके लिए जो लिमिट बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें साफ कहा गया है कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी सेल करते समय या फिर प्रॉपर्टी परचेज करते समय मैक्सिमम 20,000 रुपये ही दे सकता है और मैक्सिमम 20,000 रुपये ही ले सकता है टोकन मनी के रूप में। इससे ज़्यादा आपको कैश स्वीकार नहीं करना है, न ही आपको कैश देना है। अगर आप इससे ज़्यादा कैश लेते हैं या देते हैं तो दोनों लोग इसके लिए यहाँ पर बाध्य होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें नोटिस दे सकता है और 100% की पेनल्टी उनके ऊपर इम्पोज कर सकता है। बाकी का जितना भी अमाउंट है आप लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से करिए, यूपीआई के माध्यम से, नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से, चेक के माध्यम से उसका लेन देन करिए। प्रॉपर्टी का अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन 20,000 से ज़्यादा आप लोगों को कैश नहीं लेना है, अन्यथा आपको नोटिस मिल सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सेविंग अकाउंट होता है, यानी जो बचत खाता होता है, उसमें आप एक वित्त वर्ष में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं, क्या न्यू लिमिट है। तो दोस्तों उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, उसके लिए कोई अभी न्यू लिमिट नहीं आई है। उसके लिए पुरानी लिमिट 10 लाख रुपए की निर्धारित है। वो लिमिट ना ही बढ़ाई गई है ना घटाई गई है। एक वित्त वर्ष में आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते अपने सेविंग अकाउंट में। अगर करते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। वहीं अगर आप उससे विड्रॉल करते हैं तो उसके लिए भी लिमिट 10 लाख रुपए निर्धारित है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा विड्रॉल मत करिए। अगर आप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार चाहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन मोड के माध्यम से करिए, कैश का फ्लो कम से कम हो, कैश का उपयोग आप लोग कम से कम करिए। इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। क्योंकि 2 नंबर के जो काम होते हैं वो कैश में ही होते हैं, 1 नंबर के काम सारे आप लोग समझते हैं कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से होते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से ट्रांजेक्शन करेंगे तो सरकार को, बैंक को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स ट्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सरकार चाहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन मोड के माध्यम से करिए, ताकि ट्रेस करने में आसानी रहे, कहीं कोई समस्या ना हो, टैक्स की चोरी लोग ना कर पाएँ। तो इसलिए 10 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित है एक वित्त वर्ष के लिए। अगर आप ITR फाइल करने वाले पर्सन नहीं हैं तो 1 साल में आप 10 लाख रुपए जमा कर सकते हैं अपने बचत खाते में, कोई दिक्कत नहीं, और 10 लाख रुपए तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।